नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा और आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। तो विद्यार्थियों, हम जो बात कर रहे थे कल, हमने अब तक जो एसएसटी की बुक है, उस एसएसटी की बुक के अंदर हमने अब तक लगभग 3 चैप्टर कर लिए हैं और आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 के प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। तो विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। तो विद्यार्थियों, हमारे प्रश्न उत्तर हैं, आप पहले ध्यान से सुनना और फिर इसके जवाब जानना। पहला प्रश्न है हमारा, प्लेटें क्यों घूमती है? तो हमें ये जवाब देना है कि प्लेटें क्यों घूमती है। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ जो मैग्मा होता है एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। जो पृथ्वी है उसके अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, एक जो वृत्त है, एक सर्कल है, उसके रूप में वो घूमता रहता है। इस कारण से प्लेटें क्या करती है? घूमती रहती है। आगे की बात करते हैं कि बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल क्या है। तो जाहिर सी बात है कि बहिर्जनिक का मतलब क्या हुआ? बाहर की ओर, और अंतर्जनिक का मतलब क्या हुआ? अंदर की ओर। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसका जो जवाब है, बिल्कुल सटीक जवाब है, वो देख लें एक बार फटाफट से। आप देखिए कि जो बल, ध्यान से सुनना, कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे कहते हैं अंतर्जनित बल, या अगर इंग्लिश की बात करूं मैं तो हम कह सकते हैं एंडोजेनिक फोर्स। बल को हम फोर्स से कहते हैं, आपने साइंस में पढ़ा भी होगा। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, सतह मतलब ऊपर की ओर, बहिर्जनक बल जिसे हम बाहर की ओर देख सकते हैं, या इंग्लिश की बात करूं यहाँ पर तो आप जवाब दे सकते हैं एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, अंदर वाला बल अंतर्जनित और बाहर वाला जल सतही जनित या बहिर्जनिक बल कहलाता है। क्लियर विद्यार्थियों? 2 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। चलिए, अपरदन क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, जल, पवन व हिम मतलब बर्फ जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को हम क्या कहते हैं? क्षय मतलब कमी को हम क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखना कि बाढ़कृत मैदान कैसा होता है। तो ये देखो, आप यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है नंबर 4 कि बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती मतलब पास वाले क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती हैं, और ऐसी मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। ये आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये देख लीजिए आप, बाढ़ का मैदान ऐसा होता है, तटबंध होता है, चाप झील होती है, विसर्प होता है। ठीक है, आगे की श्रृंखला में हम जो बात करते हैं उसको ध्यान से सुनना। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बालू टिब्बा क्या है। तो बालू टिब्बा जो है सब जानते होंगे मेरे हिसाब से, जो पवन चलती है। मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर एक बार कि जो पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है और ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इसको हमने क्या नाम दिया? बालू टिब्बा नाम दिया। क्या नाम दिया? बालू टिब्बा। ये देखिए बालू टिब्बा कैसा होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है बालू टिब्बा, दिखाई दे रहा है सभी को? ये रेगिस्तान जैसा है, ऊंट चल रहे हैं, तो ये कह सकते हैं बालू टिब्बा। आगे बात करते हैं कि समुद्र पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए कि जो समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। वापस से सुनना कि जो समुद्री तरंगे होती है किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं कि चाप झील क्या होती है। तो चाप झील के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, चाप झील का मतलब ये हुआ कि जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है और वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, नदी के इन बड़े मोड़ों को हम क्या नाम देते हैं? विसर्प कहते हैं। और इसके बाद
विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है और विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बना लेते हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया? चाप झील नाम दिया। क्या नाम दिया? चाप झील नाम दिया। ये देखिए चाप झील ये वाली है। ये देखिए यहाँ का हिस्सा यहाँ कट कर आ गया, ये चाप झील। इसका हिस्सा कट कर यहाँ चला जाएगा, चाप झील। यहाँ कट जाएगा, ये चाप झील। मतलब एक तरीके से घोड़े के नाल के आकार का जो हिस्सा है उसको हम चाप झील कह सकते हैं। आगे बात करते हैं, फटाफट से देखते हैं। छोटे वाले प्रश्न आपके पूरे हो गए। अब टिक मार्क वाले हैं, ध्यान से देखना। इनमें से कौन समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? सेल, किनारा, समुद्री गुफा। आपको जवाब देना है किनारा, क्योंकि सेल तो है और समुद्री गुफा भी होती है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है बाढ़ग्रस्त मैदान, पुलीन और हिमोड़। तो आपका जवाब आएगा हिमोड़। अगला है पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी होती है। अंदर की बात करें तो ज्वालामुखी अंदर से निकलता है, जो लावा और मैग्मा होता है वो अंदर से निकलता है। छत्रक सेले पाई जाती है रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में। तो आपको जवाब देना है रेगिस्तान में। फिर आगे बात है कि चाप झील यहाँ पाई जाती है, मतलब चाप झील कहाँ पाई जाती है? अभी बात की हमने कि चाप झील जो नदी घाटी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नदी घाटी में पाई जाती है। तो ठीक है विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं। चलिए मिलान कीजिए। तो यहाँ आपको मैंने मिलान करवा दिया है, आप ध्यान से देखना। हिमनद है वो क्या है? बर्फ की नदी है, नाम से पता लग रहा है। और विसर्प के बारे में हमने पढ़ा है, क्या होती है? नदियाँ होती है। और जो पुलीन है वो कहते हैं हम समुद्री तट को क्या कहते हैं? पुलीन कहते हैं। और जो बालू टिब्बा होता है, जो बालू टिब्बा कहाँ होता है? रेगिस्तान में होता है। और जो जलप्रपात है वो कहाँ होता है? कठोर संस्तर सेल के अंदर। और जो भूकंप होता है वो कहाँ होता है? जो पृथ्वी का जो कंपन होता है वो क्या होता है? भूकंप कहलाता है। अर्थात जो भूकंप जो आता है वो पृथ्वी के कंपन के द्वारा ही आता है। अब आगे जो कुछ प्रश्न है, 4 आपके छोटे छोटे हैं, कि कारण बताना है। कुछ सेल छत्र के आकार में होते हैं, ऐसा क्यों? बाढ़ग्रस्त मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, ऐसा क्यों? समुद्री गुफा स्टेक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ऐसा क्यों? और भूकंप के दौरान इमारतें गिरती है। तो विद्यार्थियों मैं इनको बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना कि जो कुछ छत्रक सेल के आकार में होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आप ध्यान से सुनना कि जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के साथ गति करने वाले रेत के कण मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों के निचले भागों से टकराकर धीरे धीरे क्या होती है? अपरदित हो जाती है। अपरदित मतलब टूट जाती है। और अपरदन क्षमता धरातल के निकट अधिक होने के कारण चट्टानों का निचला भाग तेजी से क्या होता है? अपरदित होता है, अर्थात कटता है। इस कारण से कुछ समय पश्चात जब नीचे का भाग अपरदित होकर पतला रह जाता है या चट्टान छाते के आकार की बन जाती है, क्योंकि नाम से पतला छत्रक मतलब छाते के आकार की हो जाती है। और छाते के आकार की हो जाने के कारण ही हमने क्या नाम दिया? छत्रक शिला नाम दिया। क्लियर यहाँ तक की बात? दूसरा है बाढ़ग्रस्त मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, क्यों? तो बाढ़ के समय नदी अपने तटों को पार करते हुए एक बड़े भूभाग में क्या है? जलमग्न हो जाती है या जलमग्न कर देती है। और बाढ़ का जल अपने साथ बहाकर लाए गए अपरदित पदार्थों को उस क्षेत्र में जमा कर देती है। और इन नए कणों के जमाव के कारण क्या होता है? बाढ़ग्रस्त मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं। जाहिर सी बात है कि पानी ज़्यादा आएगा तो वहाँ क्या होगा? जो कृषि होगी वो भी अच्छी होगी। अगला है समुद्री गुफा स्टेक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ऐसा क्यों? तो समुद्री लहरें किनारों की मुलायम चट्टानों को तेजी से क्या करती है? अपरदित करती है। तेजी से क्या करती है? अपरदित करती है। ठीक है विद्यार्थियों, तेजी से क्या करती है? अपरदित करती है। और इस प्रकार निरंतर अपरदन के चलते कठोर चट्टानों के बीच में क्या होगा? मुलायम चट्टानें होगी और वो है अपरदित हो जाती है। और कठोर चट्टानों में एक गुफानुमा आकृति बन जाती है। और इन गुफाओं के बड़े होने पर इनमें केवल क्या रहती है?
छत ही बचती है, उन जिसको हम क्या कहते हैं, तटीय मेराब कहते हैं। क्या कहते हैं? तटीय मेराब कहते हैं। और लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल क्या, दीवारें बचती है। देखिए पहले क्या बचती है, छत बचती है, फिर छत को भी तोड़ देते हैं, फिर क्या बचती है, खाली दीवारें बचती है। दीवारें बचती है, तो इन दीवारों को भी तोड़ देते हैं और केवल दीवारें बचती है। इन जिस आकृति को हमने क्या नाम दिया, स्टेक नाम दिया। ठीक है। फिर भूकंप के दौरान इमारतें गिरती है, ऐसा क्यों? तो भूकंप के दौरान जो इमारतें गिरती है, क्योंकि अधिकांश भाग जो अधिकांश इमारतें क्या है, भूकंप रोधी नहीं होती है। ऐसी इमारतें भूकंपी तरंगों के झटके से झेलने में क्या होती है, असफल होती है। और भूकंपी जो झटके होते हैं उनको झेल नहीं पाती है। इस कारण से जो वो क्या कहते हैं, भूकंप के दौरान इमारतें गिरती है। तो विद्यार्थियों, आपको आज यहीं तक हम पढ़ने वाले हैं और आगे वाले जो वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।